जय हिंद फ्रेंड्स। मैं अभय राजपूत नेशनल फर्स्ट सिविल सर्विस के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 की सीरीज चल रही है उसके हिसाब से बहुत से लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। खास करके जो नए बच्चे हैं, जो फ्रेशर्स है या फिर जो यूपीएससी की फील्ड में आना चाहते हो, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनके हिसाब से मैंने यूपीएससी की प्री की सीरीज बनाई हुई है। क्योंकि जो बच्चे पिछले 1-2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको तो मालूम है कि यूपीएससी के में एग्जाम के लिए कौन सा करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ता है, किस तरह पढ़ना पड़ता है, क्वेश्चन क्या होते हैं। कई सारे बच्चों ने तो अटेम्प्ट दे भी दिए हैं। ओके, एक है दो दो एक अटेम्प्ट किसी बच्चों के हो चुके हैं। लेकिन जिन लोगों को कोचिंग क्लासेस जा नहीं पाते, जो बच्चे हैं जिनको मालूम ही नहीं यूपीएससी वाकई में है क्या, और जो यूपीएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो बेसिकली वीडियो लेक्चर्स मैंने उन्हीं के लिए चालू किए। हालांकि मेरा जो प्रायर इंटेंशन था, मैं जैसे कि मैं हर लेक्चर में बताता हूँ कि मैंने गुजरती मीडियम के बच्चों के लिए स्टार्ट किया हुआ है। लेकिन प्रीलिम्स नज़दीक आ रही है और लॉकडाउन में क्या है कि जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि मैं खुद जो अपने सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, तो सेल्फ स्टडी के साथ साथ क्या होता है कि यूपीएससी के एग्जाम के 15 दिन पहले या फिर 1 महीने पहले नोट्स बनानी पड़ती है, जो 2 से 3 बार कम से कम उसको रिवाइज कर पाए। और कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हमें याद रखने ही पड़ते, क्योंकि यूपीएससी का भरोसा नहीं कि वो किस तरह के क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट में से कितने पूछ ले। ठीक है, तो मैं अलग अलग टॉपिक या अलग अलग सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स के हिसाब से या फिर सब्जेक्ट के किसी भी एक टॉपिक के बेसिस पे मैं अपना ये सीरीज मैंने स्टार्ट किया हुआ है। और जो नए बच्चे हैं उन लोगों के लिए खास ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज है, क्योंकि उनको पता चलेगा कि यूपीएससी में प्रिपरेशन किस तरह की जाती है या फिर किस तरह क्वेश्चन आते हैं, तो उन लोगों के लिए ज़्यादा यूजफुल रहेगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बेसिकली आप देखोगे तो जो ब्रिटिश कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 1600 में भारत में आई थी, उनका जो पॉलिटिकल एम्पायर था वो 1757 में जब उन्होंने बैटल ऑफ प्लासी को जीता था, मतलब कि प्लासी युद्ध का जब उन्होंने युद्ध जीत लिया था, तभी से बंगाल पे उनका पॉलिटिकल कैप्चर, उन्होंने पॉलिटिकल ऑथोरिटी उनकी हो गई थी। मतलब बंगाल पे उनका राजनीतिक आधिपत्य स्थापित हो गया था। और तभी से बंगाल के गवर्नर, और फिर बंगाल का गवर्नर आगे जाके बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है, और फिर बंगाल का गवर्नर जनरल ही आगे जाके क्या बनता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो बंगाल के गवर्नर और गवर्नर जनरल, वो सारे टॉपिक्स हिस्ट्री में बहुत लेंदी होते हैं, वो पढ़ने पड़ते हैं डीप में। लेकिन मैंने बेसिकली एग्जाम नज़दीक आ रहे तो उसके हिसाब से मैंने 2020 प्री के हिसाब से या फिर नेक्स्ट ईयर की जो एग्जाम है उसके हिसाब से कुछ लेक्चर सीरीज नए बच्चों के लिए मैंने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से स्टार्ट की हुई है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में कौन कौन से टॉपिक या फिर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से उनके कॉन्टेक्स्ट में हमें याद रखने। ठीक है, तो देखिए, ध्यान दीजिए। जी चलो ध्यान दीजिए, क्या लिखा है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। उसको मैंने शॉर्ट में लिखा है GGI, यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो देखो, पहले जो गवर्नर जनरल थे, ओके, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। याद रखना, लॉर्ड विलियम बेंटिक ये कौन थे, भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ओके, देखो एग्जाम में ना ये 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा, चाहे वो स्टेट पीएससी हो या फिर यूपीएससी हो, जब कभी भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं ना, 90% बच्चों के साथ ऐसे होता है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन सा था, अंतिम कौन सा था, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, भारत का पहला वाइसरॉय कौन था, और भारत के पहले गवर्नर जनरल जो पहले भारतीय रहे वो कौन थे। इन सारे जो क्वेश्चन है उनमें गवर्नर जनरल, गवर्नर बंगाल के, भारत के, ये जो सारे बार बार पूछे तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो उसका डिटेल इंफॉर्मेशन मैं आपको क्लियरली नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। फिलहाल हम देखते हैं, इतना याद रखना है हमें कि ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, वो भारत के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और ये जो भारत के पहले गवर्नर जनरल है, तो बर्ड नेचुरल है कि यही बंगाल के लास्ट गवर्नर जनरल रहे थे। याद रखना, यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए हु वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक, और वही भारत के पहले गवर्नर जनरल भी बन जाते हो। ओके, तो देखो नेक्स्ट, और किस एक्ट के तहत बनते हो, चार्टर एक्ट 1833 के तहत वो क्या करते हैं, भारत के गवर्नर जनरल बनते हो। ओके, तो उनका कार्यकाल क्या था, लॉर्ड विलियम बेंटिक का। एक्चुअली यहाँ पे गवर्नर जनरल, हम गवर्नर जनरल के तौर पर उनका कार्यकाल देख रहे हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक
ने दो तरह की भूमिका है, दो तरह के रोल उन्होंने प्ले किए हुए। एक बंगाल के गवर्नर जनरल रहते हैं वो, और एक भारत के गवर्नर जनरल के तौर पे। तो भारत के गवर्नर जनरल के पद पे वो 2 साल तक रहे थे, मतलब कि 1833 से लेकर के 35 तक, यानी कि 1833 टू 35। इस कार्यकाल के दरमियान वो कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। ओके, नेक्स्ट देखो, उनका जन्म कब हुआ था? 14 सितंबर 1774। हालांकि उनकी बर्थ डेट ऐसा कौन से महीने में किस तारीख को, तो वो याद नहीं रखना है आपको, सिर्फ ईयर याद रखना है। वो भी बहुत रेयर पूछती है ऊपर से, ठीक है। 1774 में हुआ था। कहाँ पे? बंकिंगम। बंकिंगम एक सिटी है, शहर है, ओके, एक जगह का नाम है। कहाँ पे हो? लंदन। लंदन यानी कि यूनाइटेड किंगडम, यूके। जो इंग्लैंड है उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, ओके। तो जो यूके है उसकी जो कैपिटल सिटी है लंदन। तो उस लंदन में, ब्रिटेन में, बंकिंगम सिटी में 1774 में उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, उनकी डेथ डेथ याद रखने की जरूरत नहीं, 1839 में वो उनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट देखो, बिकेम फर्स्ट जीजीआई। मैंने आपको पहले बोला, शॉर्ट में लिखा है जीजीआई मतलब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बिकेम फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बाय चार्टर एक्ट ऑफ 1831। सॉरी, मैंने 1833 बोला था, आपको याद रखना है चार्टर एक्ट ऑफ 1831। 1831 का जो चार्टर एक्ट आया था उसी के तहत वो कौन बने थे? भारत के गवर्नर जनरल बने थे, ओके, याद रखना। एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है कि जो विलियम बेंटिक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से नहीं बने थे, कौन से एक्ट से बने थे? चार्टर एक्ट 1831, ओके। नेक्स्ट देखो, ही इज कंसिडर्ड ग्रेट रिफॉर्मिस्ट। रिफॉर्मिस्ट यानी कि सुधारवादी। ऐसा माना जाता है कि जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है वो एक सुधारवादी व्यक्ति था, ओके, गवर्नर जनरल था। उन्होंने उनके टाइम पे अपने समय काल में गवर्नर जनरल के पद पे रह करके बहुत सारे रिफॉर्म किए थे। हालांकि हम जब आप इतिहास का डीपली एनालिसिस करोगे, हिस्ट्री जब आप पढ़ोगे पूरी मॉडर्न इंडिया, तब आपको पता चलेगा कि अंग्रेजों का रियल मोटिव क्या था, उनका इंटेंशन क्या था, उन्होंने रिफॉर्म क्यों किए थे। उनके पर्सनल इंटेंशन को, अपने जो प्राइवेट, उनके जो निजी उद्देश्य थे उनकी आपूर्ति के लिए उन्होंने ये सारे रिफॉर्म्स किए हुए थे, ओके। नेक्स्ट देखो, कैरियर स्टार्टेड इन ब्रिटिश आर्मी। ब्रिटिश आर्मी में उन्होंने अपनी करियर स्टार्ट की थी, ओके। और क्या किया था आगे जाके? बिकम लेफ्टिनेंट। फ्रेंड्स देख लेना आप, लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग शायद मेरी रॉन्ग हो सकती है, मैंने ऐसी लिखी थी, ठीक है। तो लेफ्टिनेंट के पद पे उन्होंने ब्रिटिश आर्मी में सर्व किया था कुछ समय के लिए, ओके। और आफ्टर दैट वो बहुत कम साल या फिर कम आयु में, बहुत छोटी उम्र में वो गवर्नर जनरल बन गए थे इंडिया के, ओके। नेपाल के भी, सॉरी नेपाल के नहीं, बंगाल के, ओके। नेक्स्ट देखो, फॉर्ट अगेंस्ट नेपोलियन। अब उनके टाइम पे नेपोलियन जो थे फ्रांस के जो शासक थे उस समय दरमियान, तो नेपोलियन के जो आक्रमण थे उनके अगेंस्ट में भी, उनके अगेंस्ट फाइट करने में भी उनकी अहम भूमिका रही थी। तो आपको याद रखना है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक की क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन थे, क्योंकि यूपीएससी किसी भी तरह के क्वेश्चन घुमा के पूछ सकती है। एक ही इंसान के बारे में ऐसा लिख सकती है, मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि आपको यूपीएससी कैसे कैसे क्वेश्चन पूछती है। हमें आज सिर्फ फिलहाल पढ़ना है कि इस गवर्नर जनरल के बारे में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इतना हमने देख लिया कि उन्होंने नेपोलियन के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी, ओके। इन 1803, 1803 में क्या हुआ था? गवर्नर ऑफ मद्रास। देखो, ऑफ मद्रास के गवर्नर भी रह चुके हैं। मैंने आपको पहले कहा था भारत के गवर्नर जनरल तो वो 1833 में बनते हैं, ओके, चार्टर एक्ट 1831 के तहत। लेकिन उनके पहले वो बंगाल के गवर्नर जनरल रहते हैं, और उसके भी पहले वो मद्रास के गवर्नर के पद पे भी रह चुके हैं, ओके, याद रखना। तो इन 1803 ही वाज द गवर्नर ऑफ मद्रास, ओके। उनका जन्म देखो कब हुआ था? 1774 में। और गवर्नर कब बनते हैं मद्रास के? 1803 में। मतलब कि ये कितने ईयर हुए? 26 और ये 3, मतलब कि बहुत कम उम्र में उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन भारत में गवर्नर जनरल पे या फिर गवर्नर के पद पे रह के उन्होंने सर्व किया था, ओके। नेक्स्ट देखो, अब 3 साल बाद क्या हुआ? 1806 में, 1806 में रेस्ट्रिक्शंस ऑन रिलीजियस सिंबल्स। अब स्वाभाविक है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा इन गवर्नर जनरल्स को अपॉइंट किया जाता था भारत के एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, ठीक है। तो 1806 में क्या किया उन्होंने? 1806 में रेस्ट्रिक्शंस ऑन रिलीजियस सिंबल्स। ब्रिटिश सैन्य में क्या हुआ करते थे? ब्रिटिशर्स
तो अपने साथ वहाँ के लोग तो लाए थे नहीं आर्मी में भर्ती करने के लिए, यहीं के जो हिंदू मुसलमान या फिर अलग अलग धर्म के, सिख धर्म के या दूसरे धर्म के जो लोग थे, जो भारतीय लोग थे, उन्हीं को वो लोग क्या करते थे, अपने ब्रिटिश आर्मी में वो भर्ती करते थे। तो हिंदू लोगों के, जैसे कि आप हम सब लोग जानते हैं कि हिंदू लोग माथे पे तिलक लगाते हैं, ठीक है। फिर जो क्रिश्चियन अपने जो सिख कम्युनिटी के लोग होते हैं वो अपने साथ किरपान रखते हैं, एक तरह का शस्त्र होता है किरपान, ओके। मत्थे पे पगड़ी पहनते हैं वो लोग, ओके। तो ये सारे जो रिलीजियस उनके जो सिंबल्स थे, जो इंडियंस के सेंटिमेंट्स थे, उनके ऊपर उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाए थे। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ओके। तो ये ध्यान में रखना। सो लेड टू वेल्लोर म्यूटिनी, तो याद रखना वेल्लोर म्यूटिनी किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के। कौन से साल में? 1806 में, ओके। तो 1806 में क्या हुआ था? ये जो सारे सिंबल्स जो तिलक लगाते थे हिंदू कम्युनिटी के लोग, या फिर जो सिख कम्युनिटी के लोग जो किरपान रखते थे, या फिर जो अपने जो कोई रिलीजियस, जैसे कि मुस्लिम लोग दाढ़ी रखते थे आर्मी में, तो ऐसे कुछ उनके जो सेंटिमेंट्स थे इंडियन सोल्जर्स की, तो उनके ऊपर उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे। तो उसकी वजह से क्या हुआ था, जो सैनिक लोग थे वो नाराज हो गए थे, दे गॉट एंग्री, ओके। और इसलिए उन्होंने क्या किया? विद्रोह कर दिया ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ, या फिर ब्रिटिश शासन के खिलाफ। और उस विद्रोह को क्या बोला जाता है? म्यूटिनी, यानी कि विद्रोह, ओके, रिबिलियन। उसको क्या बोलते हैं? वेल्लोर म्यूटिनी। कब हुआ था? 1806 में, ओके। नेक्स्ट देखो, इन 1829, अब जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि वो एक रिफॉर्मिस्ट की तरह उन्होंने काम किया था, सुधारवादी थे एक तरह के, ओके। लेकिन उनका इंटेंशन कुछ अलग था। वो सुधार इसलिए करना चाहते थे क्योंकि उनको इंडिया को एक इंटीग्रेटेड मार्केट बनाना था। क्योंकि ब्रिटेन में क्या है कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होने को था, और उन वहाँ पे जो इंडस्ट्री फल फूल रही थी, वहां पे जो इंडस्ट्री का ग्रोथ हो रहा था, तो इनको कच्चे माल की अति आवश्यकता थी। तो वो लोग ये चाहते थे कि भारत के लोग इसको इस तरह का एजुकेशन मिले कि वो लोग इंडियन जो ब्रिटिश गुड्स या फिर सर्विसेज है उसके कंज्यूमर बन सके। और वो कब बनेंगे? जब इंडियन एजुकेशन में हम रिफॉर्म लाएंगे, या फिर इंडियन पीपल को हम एजुकेट करेंगे तभी, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या हुआ 1829 में? बैंड यानी कि प्रतिबंध लगा दिया उन्होंने। कहाँ पे? सती सिस्टम पे। पता है ना, रिलीजियस खास करके ब्राह्मणिज्म में, या फिर जो ब्राह्मण जो अपर कास्ट थी, उन लोगों में कैसा रिवाज हुआ करता था, अपर कास्ट में सती कर दिया जाता, सती सिस्टम थी। मतलब कि पति की मृत्यु के बाद उनकी चिता भी, जो उनकी जो पत्नी हुआ करती थी, उनको भी जला दिया जाता था उनके साथ। तो उस सिस्टम को क्या कहा जाता है? सती सिस्टम। तो उनके भी ऊपर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। और उनको मदद करने वाले सबसे भारत के जो महान समाज सुधारक है, और जिनको राजा की टाइटल से नाम दिया गया है, राजा राम मोहन राय, उनके प्रयासों से क्या किया था? ये सती सिस्टम को बैन किया गया था। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड विलियम बेंटिक में। यहाँ पे मैंने लिखा है A/C, मतलब कि अकॉर्डिंग टू, शॉर्ट में लिखा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 70। तो ये जो एक्ट था 1829 में जो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा लाया गया था, उस एक्ट के रूल नंबर 17 के तहत सती सिस्टम को बैन कर दिया गया था, ओके, प्रतिबंध लगाया गया था। 1830 में क्या हुआ था? ठग सिस्टम, जो ठग प्रथा है ना, ठग लोग होते, ओके। तो जो ठग प्रथा थी, ठग सिस्टम थी, उसको भी अबोलिश कर दिया था, बंद कर दिया था। अंडर किसके लीडरशिप में? अंडर द लीडरशिप ऑफ कर्नल स्लीमैन। ये बड़ा महत्व है, याद रखना। कर्नल स्लीमैन के नेतृत्व में, उनके लीडरशिप में क्या हुआ था? जो ठग सिस्टम थी, ठगी प्रथा थी भारत में, तो उसको भी उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था, ओके। नेक्स्ट, वर्क फॉर प्रेस फ्रीडम, जो प्रेस का जो फ्रीडम था, जैसे कि जो पब्लिकेशन आती है अलग अलग, जैसे कि आपकी पत्रिकाएं हो गई, समाचार पत्र हो गई, न्यूज़पेपर्स, ओके, फिर कुछ मैगजीन्स हो गई, तो उनके ऊपर जो प्रतिबंध थे वो बाद में लगाए जाते हैं। लेकिन उस प्रेस को फ्रीडम देने का काम किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ओके। क्योंकि क्या हुआ करता था कि भारत के जो क्रांतिकारी थे, या फिर जो स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर्स, ओके, जो स्ट्रगलर्स थे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, जो अपना पार्टिसिपेशन दे रहे थे मैगजीन्स के माध्यम से, लोगों तक जागरूकता फैलाने के लिए, अवेयरनेस लाने के लिए, ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ लड़ने के लिए, तो इंडियन प्रेस को फ्रीडम देने के लिए भी उन्होंने काम किया था। बट लेकिन याद रखना, अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि दिस क्रेडिट गोज टू चार्ल्स मैडकॉफ। लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद आगे जाके भी चार्ल्स मैडकॉफ भारत के गवर्नर जनरल बनते, ठीक है। लेकिन क्या होता है, फ्रीडम तो प्रेस का कौन देता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक देते हैं। लेकिन उनका जो क्रेडिट है, क्योंकि उनको क्या
किया जाता है कि बुला लिया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, लंदन वापस बुला लिया जाता है। तो उनके जाने के बाद ये जो प्रेस को फ्रीडम दे दिया गया था उसका क्रेडिट किसको मिल जाता है? चार्ल्स मेडकॉफ को। ओके, तो ये याद रखना है। इसलिए कहा जाता है चार्ल्स मेडकॉफ को किस नाम से जाना जाता है? नॉन एज लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। मतलब कि भारतीय प्रेस को रिलीज करने वाले, मुक्त करने वाले, इंडियन प्रेस को फ्रीडम करने वाले इंसान को, किस इंसान को जाना जाता है? चार्ल्स मेडकॉफ, नॉट विलियम बेंटिक। ओके, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हियर रेगुलेटेड, ही यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक रेगुलेटेड द ट्रेड ऑफ ओपियम। ओपियम आता है ना, अफीम, जो अफीम का जो व्यापार होता था भारत से, तो उस अफीम के व्यापार को भी उन्होंने रेगुलेट किया। ओके, कंट्रोल किया। ओनली एक्सपोर्टेड फ्रॉम बॉम्बे, सिर्फ और सिर्फ बॉम्बे से ही जो कुछ थोड़ी मात्रा में ओपियम को एक्सपोर्ट किया जाता, बाकी पूरे भारत में ओपियम के जो एक्सपोर्ट होता था अदर कंट्रीज में या फिर दुनिया के दूसरे भागों में, तो उसके ऊपर भी उन्होंने रेगुलेशंस या फिर रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए थे, याद रखना। नेक्स्ट देखो, ही एस्टेब्लिश्ड फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग की भी उन्होंने स्थापना की थी, फाइनेंस कमीशन की। ही आल्सो एस्टेब्लिश्ड अ कमीशन टू सॉल्व डिस्प्यूट ऑफ एंग्लिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट डिस्प्यूट। देखो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको मैं आपको फिर कभी नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा, क्योंकि मैं प्री के हिसाब से मैंने नोट्स बने हुए हैं, लेकिन जो नए बच्चे देख रहे हैं उनको समझ में, इसलिए मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, बैकग्राउंड बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मॉडर्न इंडिया बहुत लेंथी पोर्शन है, उसको समझना पड़ता है। पर्टिकुलरली ऐसे इंसानों के ऊपर मेंस में आंसर राइटिंग पूछी जाती है 10 मार्क्स के लिए, या फिर 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है 250 वर्ड्स में, या फिर 150 वर्ड्स में आपको उनके ऊपर आंसर लिखने होते हैं, वो भी क्रिटिकली एग्जामिन करके लिखने होते, ठीक है। तो उतना डीप हमें करना नहीं, हमें सिर्फ प्री के हिसाब से फैक्चुअल डेटा हमें याद रखना है कि किस इंसान ने कौन सी एक्टिविटी की थी, या फिर किसके कंटेक्स्ट में कौन सा इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उन्होंने और एक नया कमीशन स्टैब्लिश किया था, किसके लिए? एंग्लिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट डिस्प्यूट, उसको शुद्ध हिंदी में बोला जाता है एंग्लो प्राच्य विवाद। क्या बोलते हैं? एंग्लो प्राच्य विवाद। तो इस डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए उन्होंने जो कमीशन बनाया था, उस कमीशन के चेयरमैन कौन थे? उसका नाम याद रखना, लॉर्ड मैकॉले। ये वही लॉर्ड मैकॉले है जिन्होंने इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए अपने पूरे के पूरे प्रयास किए थे, और उनकी बात को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने या फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, वहां की सरकार ने एक्सेप्ट भी कर लिया था, ठीक है। तो लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में, तो याद रखना कि एंग्लिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए जो कमेटी गठित की गई थी, तो उस कमेटी के चेयरमैन कौन थे? ऐसा जो यूपीएससी में क्वेश्चन आया तो आपको याद रखना है कि कौन थे उनके चेयरमैन उस कमेटी के? लॉर्ड मैकॉले। ओके, नेक्स्ट देखो, गुड रिलेशन विद राजा रंजीत सिंह। ये वही राजा रंजीत सिंह है जिन्होंने सिख धर्म के सबसे एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट और बहादुर शासकों में से एक माने जाने वाले जो राजा रंजीत सिंह है, उन्होंने ये क्या किया था? उनके साथ भी अच्छे रिलेशन थे, किनके? लॉर्ड विलियम बेंटिक के। ओके, नेक्स्ट, इन 1834 1834 में क्या हुआ था? उन्होंने क्या किया? इस्टेब्लिश, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है, इस्टेब्लिश यानी कि स्थापित करना, स्थापना। तो 1834 में उन्होंने क्या इस्टेब्लिश किया था? आगरा प्रेसिडेंसी। आगरा प्रेसिडेंसी का जो आगरा नाव का जो प्रांत है, आगरा नाम से जो प्रांत है, प्रेसिडेंसी है, वो उन्होंने 1834 में इस्टेब्लिश किया था, स्थापित किया था। ओके, कैप्चर्ड था, उन्होंने क्या कैप्चर किया था? मैसूर, कुर्ग, कछार। ओके, क्लेमिंग, क्या क्लेम करके? बेड गवर्नेंस। ये जो सारे जो प्रोविंसेस थे उस टाइम, पता है ना, भारत एक यूनाइटेड किंगडम नहीं था, एक अलग मतलब इंटीग्रेटेड एक भारत नहीं था, अलग अलग बहुत सारे रजवाड़े, हमने देखा है कि 550-600 के आसपास रजवाड़े थे भारत में। ओके, प्रिंसली स्टेट्स थे, तो सब बटे हुए थे। तो क्या था कि ये अलग अलग जो प्रोविंसेस थे छोटे छोटे हिस्सों में बटे हुए थे, तो उनमें से कुछ को बैड गवर्नेंस का आरोप लगा के, माने कि कुप्रशासन का, मतलब कि यहाँ का गवर्नेंस, शासन सरकार यहाँ का बराबर नहीं है, ऐसा झूठा आरोप लगा के लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया था? किसको कैप्चर कर लिया था? मैसूर को, कुर्ग को और कछार को। कछार एक प्लेस है, प्रोविंस। ओके, तो ऐसा बैड गवर्नेंस का आरोप लगा के उन्होंने क्या किया था? विलियम बेंटिक ने अपने अंदर शामिल कर लिया था, उनको कैप्चर कर लिया था। तो बस इनके बारे में आज हम इतना ही पढ़ते हैं, क्योंकि ऐसा तो बहुत कुछ है, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में ऐसे बहुत सारे गवर्नर जनरल है, बंगाल के अलग से है, इंडिया के भी गवर्नर जनरल है, ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखेंगे कि कुछ गवर्नर जनरल्स के बारे में कुछ शॉर्ट नोट्स जो इंपॉर्टेंट होगी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में मैं सिर्फ आपको बोर्ड पे नोट्स लिख के दूंगा, आपको उसका स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे से, मैं 2-5 सेकंड के लिए अलग हो जाऊंगा,
और मैं एक बार रीडअप कर दूंगा, जहां मुझे लगेगा कि एक्सप्लेन करने जैसा है वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और जो बच्चे नए हैं आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब मैं मॉडर्न हिस्ट्री को या फिर अलग सब्जेक्ट्स को पर्टिकुलरली डीप में पढ़ा होगा मेंस के हिसाब से, या फिर किस तरह उसको अप्रोच किया जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी मेरा ये पहला अटेम्प्ट होने जा रहा है यूपीएससी का, तो मेरा पर्सनल खुद का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं आपको मेंस के हिसाब से पर्टिकुलरली बराबर गाइड नहीं कर पाऊंगा। तो आप सिर्फ प्री के हिसाब से ध्यान में रखिए, और आपको ऐसे भी 2 से 3 बार कम से कम पढ़ना भी पड़ेगा, इसलिए वीडियो आपको देखना अति आवश्यक है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। यूपीएससी की कोई श्योरिटी नहीं होती कि वो किस इंसान के बारे में या फिर कौन से सब्जेक्ट में से क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, तो आज तक इतना ही रखते हैं, और आई होप कि आप मेरी सीरीज को कंटिन्यू रखोगे जिससे कि एग्जाम में आपको बेनिफिशियल हो सके। ठीक है, और जो बच्चे नए हैं प्लीज़ अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, क्योंकि एग्जाम बहुत लेंदी होती है, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। पेशेंस रखोगे तो आप धीरे धीरे ऑटोमेटिक अच्छे से यूपीएससी को प्रिपेयर कर पाओगे, और किसी तरह की आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे से होने वाले सारे प्रयास में करूंगा, और खास करके जो गुजराती मीडियम के बच्चे हैं उनको भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं भी अपनी मेंस आंसर राइटिंग गुजराती मीडियम से ही कर रहा हूँ। फिर भी देखो, मैं आपको जो मेरी राइटिंग है मैंने सब इंग्लिश में लिखी हुई, क्योंकि मैं सारा मटेरियल इंग्लिश से पढ़ रहा हूँ, और उस टाइम मैं ट्रांसलेट कर लेता हूँ गुजराती में। लेकिन आपको दिक्कत नहीं होगी उतने में आपको श्योरिटी देता हूँ। ठीक है, तो एज यूजल जैसे कि हर कोई चाहता है, मेरे चैनल को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करो, और किसी भी तरह की आपको डाउट्स हो, प्रॉब्लम्स हो, आपका किसी भी तरह का कोई पर्सनल ओपिनियन आप देना चाहते हो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ उसको मेंशन कीजिए, और बेल आइकन को आप प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन जो इंपॉर्टेंट लेक्चर्स में बना रहा हूँ प्री के हिसाब से, क्योंकि ये खुद मैं पढ़ रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं फालतू में बना रहा हूँ। ये यूपीएससी प्री के हिसाब से यदि 2020 में नहीं भी आएगा तो अगले साल आपको फिर से ये पढ़ना ही ऐसे भी। ठीक है, तो इस हिसाब से आप प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। ओके, जय हिंद, जय भारत।